Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Class, today we are going to start our lecture number 1 from chapter number 20, chromosomes and DNA. जी स्टूडेंट्स, आज जो है ना वो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है क्रोमोसोम्स और डीएनए का। इस चैप्टर में हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी स्पीशीज में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं ये देखेंगे। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखेंगे। क्रोमोसोम्स एक दूसरे से वेरी कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंट कैसे हैं ये देखेंगे। क्रोमोसोम्स किन किन चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम ये देखेंगे। और उसके अलावा इस चैप्टर में हम डीएनए और क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ेंगे और उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, 1 से 2 कैसे होता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन कैसे की जाती है, डीएनए की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, डीएनए के ऊपर जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से कैसे बना होता है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक कैसे होती है। तो ये ओवरऑल चैप्टर जो है वो हमारे पास डीएनए और क्रोमोसोम से रिलेटेड है। आज अभी हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Chromosomes are thread-like structures that appear only during cell division। जी, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना तब हमें ये क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत क्लियरली नजर आते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, मतलब कि नॉन डिवाइडिंग सेल और ये दूसरा सेल है डिवाइडिंग सेल। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमें उसमें क्रोमोसोम्स जो है ना वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब हम डिवाइडिंग सेल में देखते हैं तो क्रोमोसोम हमें कंडेंस्ड और डुप्लीकेटेड दोनों फॉर्म्स में नजर आते हैं। वैसे क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो तो ऐसे है, लेकिन जब भी सेल ने डिवाइड करना हो तो उसने अपने क्रोमोसोम्स डबल किए होते हैं, इसलिए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है। कंडेंस्ड क्रोमोसोम हमेशा डुप्लीकेटेड ही नजर आता है जब डिवीजन स्टार्ट होती है। उसके बाद जब इसको बीच में से हाफ किया जाए तो फिर ऐसे भी नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली में क्रोमोसोम होता है। ये वाली शेप क्रोमोसोम की तब होती है जब उसने अपने आप को डबल किया हो, क्योंकि डिवीजन क्या है, माइटोसिस है। माइटोसिस अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ने 46 क्रोमोसोम्स को ही 2 इक्वल सेल्स में जो है ना वो डिवाइड करना है। ठीक है, 46 को पहले डबल किया जाएगा, यानी कि ये 46 क्रोमोसोम थे ना ऐसे वाले, अब उनको जब डबल किया तो वो ऐसे हो गए। अब जब इनको बीच में से हाफ करेंगे तो 46 इधर चले जाएंगे, 46 इधर चले जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिवाइडिंग स्टेज पे जो है ना वो बहुत क्लियरली नजर आते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में नजर आते हैं। और अगर हम इसे नॉन डिवाइडिंग फेज में देखें तो ये धागों जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। 1882 में फर्स्ट टाइम, in 1882 Walther Fleming discovered chromosomes। 1882 में ना वॉल्टर फ्लेमिंग ने पहली दफा क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे। कहां से? फ्रॉम रैपिडली डिवाइडिंग
सेल्स ऑफ स्लेमेंडर लार्वा, ये ना स्लेमेंडर की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस स्टडी कर रहा था, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जिसमें इसने लार्वा की स्टेज जब देखी तो उसमें सेल्स बड़ी तेजी से डिवाइड हो रहे थे और उन्हीं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में उसने पहली दफा क्रोमोसोम देखे थे। ठीक है, ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं। सो ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसने 1882 में पहली दफा स्लेमेंडर के लार्वा के अंदर डिवाइड होते हुए सेल्स में क्रोमोसोम्स को देखा था, वॉल्टर फ्लेमिंग। फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज होती रही और हमें ये पता चला कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। जैसा कि मॉस्किटो में 6 क्रोमोसोम होते हैं। 6 क्रोमोसोम्स के अगर हम पेयर बनाए मतलब 3 पेयर्स। इसी तरह हमारे पास फर्न्स जो है ना वो पौधे होते हैं। फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर्स, 500 से भी ज्यादा पेयर होते हैं। इसी तरह फ्रॉग हैव 26 क्रोमोसोम, 26 क्रोमोसोम्स का मतलब है 13 पेयर्स। ठीक है, आपको ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। कुछ जो है ना वो उन्होंने पेयर्स में बताए हुए हैं, कुछ जो है ना वो उन्होंने टोटल क्रोमोसोम बताए हुए हैं, लेकिन वो आपसे उसके पेयर भी पूछ सकते हैं। आपने ये नहीं परेशान हो जाना कि बुक में तो ऑप्शन ही नहीं थी, बुक में तो ये लिखा ही नहीं हुआ था। ऐसा है कि अगर आपको 6 क्रोमोसोम बुक में बताए हुए हैं तो आप खुद उसके पेयर्स बना लें कि इसके पास 3 पेयर्स हैं। अगर 26 क्रोमोसोम बताए हुए हैं तो आप खुद पेयर बना लें, यानी कि 13 पेयर्स हैं। इसी तरह माउस 40, शुगर केन 80, तो इनके आप पेयर बना लें। 40 के 20 पेयर्स बनेंगे, 80 के 40 पेयर्स बनेंगे। और हनी बी हैव 32। सो इस तरह हमारे पास हम अपनी भी बात कर लेते हैं। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम। सब यूकैरियोट्स के पास यूकैरियोट्स कौन होते हैं? ऐसे जानदार जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स की सब स्पीशीज में क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिनमें से मैंने आपको कुछ स्पीशीज के जो है ना वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए हैं। आपको जो है वो सिंपली भी बताए हुए हैं, आप इनको पेयर्स में भी कन्वर्ट करके याद करें ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो डीएनए से बने हुए हैं, और डीएनए जो होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। मतलब डीएनए का छोटा यूनिट क्या है, सिंपल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अरेंज होते हैं तो वो डीएनए बनाते हैं, और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है। ठीक है, और डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम के पास हजारों जीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। डीएनए ही हमारे सेल का बॉस है, वो ही सारी इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनानी हो, कोई भी फंक्शनल प्रोटीन बनानी हो, डीएनए ने ही इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है? जीन्स की फॉर्म में। जीन्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि प्रोटीन्स बनाने की सेल को इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन दे देता है, फिर राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के रीड करके उसकी ट्रांसलेशन करके उससे प्रोटीन्स बना देते हैं, और हमारी बॉडी में मेजॉरिटी काम जो है ना वो प्रोटीन्स ही परफॉर्म कर रही हैं, और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी प्रोटीन्स ने ही बनाए हुए हैं। ठीक है, सो ये कुछ जनरल बातें थी क्रोमोसोम्स के बारे में। अब जो है ना वो हम डिस्कस करने लगे हैं क्रोमोसोम की टाइप्स, क्रोमोसोम का सिंपल सा स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम कितने कौन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल है, और वो क्रोमोसोम्स की आगे टाइप्स कितनी तरह की हैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ chromosome is made up of centromere,
सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे जो है ना वो डीएनए कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है इस तरह से, और यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है ना कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में, देखें ये डीएनए होता है ऐसे थ्रेड लाइक, और ये कुछ जगह से ना ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में पाया जाता है, फिर उसके बाद ये दूसरी साइड बन जाती है। ये है जी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जब ये कंडेंस होता है ना तो फिर ऐसे नजर आता है, और तब तक ये डुप्लीकेट भी हो गया होता है, क्योंकि ये कंडेंस होता ही तब है जब इसने माइटोसिस या मियोसिस करनी हो, सो ये डुप्लीकेटेड भी हो चुका होता है। तो ये जो सेंटर वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है जिसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां से डीएनए कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। डीएनए के पास जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो देखें यहाँ से एक्सप्रेस होगी। ये देखें यहाँ खुला मौजूद है डीएनए, यहाँ भी खुला मौजूद है, लेकिन ये वो हिस्सा है जो कि परमानेंटली कंडेंस्ड है। परमानेंटली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, और इस परमानेंटली कंडेंस्ड पोर्शन को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इट कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड, ये कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं करता, और ना इसके पास हमारी कोई फायदे की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड ही रहता है, ये हमेशा ऐसे कोल्ड स्टेट में ही रहता है। इसकी इंफॉर्मेशन की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, इसके पास कोई ऐसी जीन्स नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी हो। इस वजह से ये पोर्शन क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो हमेशा कंडेंस रहे उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि इसकी इंफॉर्मेशन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होती। ठीक है, ये अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। अब बाकी बचा ये देखें, ये जो ऊपर है और ये जो नीचे है, ये है जी हमारे पास क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर और नीचे है सेंट्रोमियर के, ये क्या है, क्रोमेटिड्स। और जब ये डबल हुए हों तो फिर हम इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डुप्लीकेटेड फॉर्म ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की डुप्लीकेशंस हैं, एक दूसरे के रेप्लिकास हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं ये दोनों, क्योंकि ये इस एक स्ट्रैंड से, डीएनए के स्ट्रैंड से जो है ना वो दो हो जाते हैं, ताकि बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके 2 सेल्स में या 4 सेल्स में। माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो इन्हें पहले क्रोमोसोम्स को डबल किया जाता है ताकि बाद में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, सो हमारे पास ये जो क्रोमेटिड्स है ना, यहाँ पर देखें आप, ये जब डीएनए थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है ना तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कंडेंस भी हो जाता है। ये देखें, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन कौन सा पार्ट होता है क्रोमोसोम का, जो कुछ देर के लिए कंडेंस हो, टेम्परेरीली कंडेंस्ड, टेम्परेरीली कंडेंस्ड। कुछ देर के लिए डीएनए क्या करता है, अपने आप को ऐसे कोइल्ड फॉर्म में जो है ना वो बंद कर लेता है, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन सारी क्या हो जाए, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए। जैसे कि क्लास मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ह्यूमंस का जो सेल है ना, उसको डिवीजन के लिए 24 आवर्स चाहिए, 24 घंटे, और उन 24 घंटों में से 23.5 आवर्स ये तैयारी करता है डिवीजन की, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, और सिर्फ हाफ आवर में ये डिवाइड हो जाता है। तो सिर्फ आधे घंटे के लिए जो है ना वो क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो वक्ती तौर पे कंडेंस हुआ है ना क्रोमोसोम का पोर्शन या डीएनए, इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। ये सिर्फ इस आधे घंटे में जो है ना वो कंडेंस रहता है, उसके अलावा ये हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता रहता है। ये जो है ना हमेशा इसका डीएनए ओपन रहता है, सेल को इंफॉर्मेशन जा रही है, सेल अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी बना रहे हैं, अपनी फंक्शनल प्रोटीन्स भी बना रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। यही तो है बॉस, यही तो है जो इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन माइटोसिस में ना ये आधा घंटा, जब सेल डिवाइड हो रहे हैं, जब हमने क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करना है, तो उस टाइम पे डीएनए को क्या कर दिया जाता है, कंडेंस्ड कर दिया जाता है। सो ये जो टेम्परेरीली कंडेंस्ड पोर्शन है, इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं।
ये अपनी इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सप्रेस करता है सिवाय एक छोटे से टाइम पीरियड के, और वो छोटा सा टाइम पीरियड इंसान के सेल का सिर्फ आधा घंटा है, जिसमें सेल ने जो है वो माइटोसिस करनी है, यानी कि सेल को डिवाइड कर देना है। बाकी 23.5 घंटे इंटरफेस चलता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन ले लेके सेल अपनी चीजें डबल कर रहा होता है, क्योंकि सेल ने आगे 1 से 2 में डिवाइड होना होता है। तो ये 23.5 घंटे तो डीएनए खुला पड़ा है, बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हर चीज सेल ने अपनी डबल कर ली है, एनर्जी बना के रख ली है, प्रोटीन्स बना के रख ली है, ऑर्गेनेलीज डबल कर ली है, सब कुछ हो गया है। सिर्फ ये एक आधा घंटा है जिसमें डीएनए को कंडेंस करना पड़ता है ताकि क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। स्टूडेंट्स, इसका ना डिफरेंस भी आ जाता है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? परमानेंटली कंडेंस पोर्शन, और यूक्रोमेटिन क्या है? टेम्परेरीली कंडेंस पोर्शन। ये कभी अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं करता, और ये हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है सिवाय कुछ टाइम के। ठीक है, तो हमारे पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक सेंट्रोमियर है जिसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा, और बाकी क्या है? क्रोमेटिड्स हैं। अगर वो डबल हुए होंगे तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये तो वो स्ट्रक्चर है ना जो बच्चे मैट्रिक से पढ़ते आते हैं, उन्हें हम बताते हैं। आज जो है ना वो मैं आपको एक और इसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो एडिशन बताने लगी हूँ। वो ये है कि कुछ क्रोमोसोम्स जो है ना हर ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे होते हैं जिनमें एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाई जाती है। ये देखें, ये जो क्रोमोसोम की आर्म है ना, बाजू है, ये जो क्रोमेटिड है, इसकी टिप से थोड़ा सा नीचे भी आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर ऑर्गेनिज्म में कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती है, और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो क्रोमोसोम का हिस्सा होता है ना वो NOR होता है। ठीक है, NOR का मतलब है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। देखें, हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी जो है ना एक डार्क स्पॉट नजर आता है। इस डार्क स्पॉट को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इस न्यूक्लियोलस पे राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोलस को मेंटेन करने वाला हिस्सा है ना, जो स्पेशली इन राइबोसोम्स के लिए इंफॉर्मेशन देता है, डीएनए का वो हिस्सा जो स्पेशल राइबोसोम्स की तैयारी की इंफॉर्मेशन देता है, उस हिस्से से पहले आने वाली कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है, हर क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती। इंसानों में भी तकरीबन 4-5 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके पास ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक खास एरिया होता है जो कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर कहलाता है, जिससे राइबोसोम सिंथेसिस को कंट्रोल करना है। ठीक है, चले जी, ये हमारे पास था जी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते। क्रोमोसोम्स जो है ना वो वेरी करते हैं एक दूसरे से, मतलब कि उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं। वो अब हम देख लेते हैं कि किस किस बेस पे क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम वेरी वाइडली, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। क्रोमोसोम की शेप डिफरेंट होती है कुछ ना कुछ, जैसे आई शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं, जे शेप्ड क्रोमोसोम होते हैं, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके अलावा लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, जी सेंट्रोमियर के हिसाब से जो है ना वो भी क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे देखें, ये सेंट्रोमियर और ये सिस्टर क्रोमेटिड, सॉरी ये है क्रोमेटिड। उसके अलावा ये देखें, ये सेंट्रोमियर, ये है क्रोमेटिड, ये है सेंट्रोमियर, ये है क्रोमेटिड्स, ये है सेंट्रोमियर और ये है क्रोमेटिड्स। देखें, यहाँ पे टिप पे सेंट्रोमियर पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सेंट्रोमियर पाया जाता है, यहाँ पे उससे भी थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। तो इस सेंट्रोमियर की लोकेशन की बेस पे या फिर आर्म्स की लेंथ की बेस पे। नंबर 3, लेंथ ऑफ आर्म्स। ये जो क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, इनकी लंबाई की बुनियाद पे भी क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर एक ही आर्म है, लंबी है,
यहाँ पे एक छोटी आर्म है, एक लंबी है, यहाँ पे एक आर्म से दूसरी हाफ है, यहाँ पे दोनों आर्म जो है ना वो एक दूसरे से बराबर हैं। उसके अलावा स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के लिहाज से, स्टेनिंग कहते हैं क्रोमोसोम्स को कलर करना, जब हम क्रोमोसोम्स को स्टेन लगाते हैं ना तो वो ऐसे लाइट और डार्क बैंड्स की फॉर्म में नजर आते हैं, कुछ बैंड्स डार्क, कुछ बैंड्स लाइट, कुछ डार्क, कुछ लाइट, तो ये सबका अपना अपना पैटर्न होता है। तो ये स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, on the basis of length of arms and on the basis of staining properties, chromosomes are different from one another, जिसमें से मैं जो हूँ वो आपको ये 4 टाइप्स बताने लगी हूँ। ये लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर और लेंथ ऑफ आर्म्स के हिसाब से हैं। सबसे पहली है जी टीलोसेंट्रिक, दूसरी है जी एक्रोसेंट्रिक, यहाँ पर सेंट्रोमेयर टिप है, यहाँ पर सेंट्रोमेयर के ऊपर एक छोटी सी आर्म है और नीचे लंबी आर्म है। ये है जी हमारे पास सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में ये एक्रोसेंट्रिक से थोड़ी सी बड़ी आर्म है, और ये है लास्ट वाला मेटासेंट्रिक। यहाँ पर सेंट्रोमेयर सेंटर में और दोनों तरफ आर्म्स जो है वो इक्वल है। ये देखें, ये है आई शेप्ड क्रोमोसोम, ये है दोनों जे शेप्ड, ऐसे जे होता है ना, ये देखो एक छोटी आर्म और एक बड़ी आर्म, और ये है जी वी शेप्ड इस तरह, क्योंकि इसमें सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ आर्म्स की लंबाई बराबर है। ये है आई शेप्ड, ये दोनों हैं जे शेप्ड, और ये है जी वी शेप्ड। तो हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर की बुनियाद पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जैसा कि टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसमें डिफरेंस। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने एक डेफिनेशन याद करनी है, दैट इज ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप कहते हैं हर ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैरियोटाइप। इससे जो है ना वो हमें पता चलता है कि कहीं किसी के पास एडिशनल क्रोमोसोम तो नहीं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, और डाउन सिंड्रोम में एक 21st क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस होती है। तो इसी तरह ना ये कैरियोटाइप हम चेक कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम्स में कोई इम्बैलेंस तो नहीं हुआ, क्रोमोसोम ज्यादा या कम तो नहीं हुए हुए। सो कैरियोटाइप का क्या मतलब होता है, एक किसी ऑर्गेनिज्म के पास पाई जाने वाली स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है ना मैं कुछ जनरल डिस्कशन क्लास आप लोगों से करने लगी हूँ क्रोमोसोम से रिलेटेड, और वो ये है कि ना डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ना ऐसे कॉइल हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है, ये देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ऐसे 8 प्रोटीन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैसे मैंने 8 हिस्टोन प्रोटीन्स बनाई हैं, और ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स तकरीबन लग जाते हैं इन 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को कवर करने में। सो डीएनए जो है ना जब थ्रेड लाइक से ऐसे कंडेंस होता है तो वो कैसे हो जाता है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल हो रहा होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास ऐसी स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इनके पास 2 पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, एक लाइसीन और एक आर्जिनिन। ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये इन प्रोटीन के पास बहुत ज्यादा होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स वाहिद ऐसी प्रोटीन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो डीएनए जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता जाता है। 200 न्यूक्लियोटाइड्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होते हैं, जिसे हम कॉइलिंग ऑफ डीएनए कहते हैं, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कंडेंस क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। पहले तो वो थ्रेड लाइक होता है इस तरह खुला हुआ,
लेकिन जब वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता है तो फिर वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके अलावा भी अगर क्रोमोसोम की कंडेंसेशन फर्दर करनी हो, पहले तो डीएनए जो है ना वो कॉइलिंग करता है, फिर अगर उसको और कंडेंस करना हो तो फिर वो सुपर कॉइलिंग करता है। सो सुपर कॉइलिंग करने से फिर अच्छी तरह डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बंद हो जाती है और हेट्रोक्रोमेटिन बन जाता है वो, ताकि वो सेल डिवीजन के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे, उसका सारा फोकस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर हो। सो ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल हुआ होता है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। डीएनए जो है ना वो मेनली इसका मतलब है दो चीजों से बना हुआ है, क्रोमोसोम दो चीजों से बना हुआ है, एक हिस्टोन प्रोटीन्स और एक डीएनए। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन्स। डीएनए के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर हम एक क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से सिर्फ एक क्रोमोसोम बना हुआ है। अगर हम एक क्रोमोसोम को सीधा करके स्ट्रेट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अल्लाह ताला ने एक क्रोमोसोम की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक है और ये नेचर का मार्वल माना जाता है। ये एक बहुत ही समझने वाली चीज मानी जाती है कि अल्लाह ताला ने इस 5 सेंटीमीटर लंबे क्रोमोसोम को एक ना नजर आने वाले सेल के एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंद किया हुआ है। अभी मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। एक ह्यूमंस के एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है। वैसे इंसान के एक क्रोमोसोम के ऊपर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं और एक क्रोमोसोम को अगर हम सीधा करके रखें तो वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ एक क्रोमोसोम के पास, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे डीएनए के पास कि अगर हमारे पास 280 प्रिंटेड बुक्स हों, हर किताब का 1000 सफा हो और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स लिखे हों, तो एक वर्ड जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड है। 280 प्रिंटेड बुक्स, 280 किताबें, हर किताब का 1000 सफा और हर सफे पे 500 लफ्ज। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्रोमोसोम्स के पास मौजूद है और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से एक ना नजर आने वाले सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज जो है ना वो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किए, कौन सी स्पीशीज के पास कितने पाए जाते हैं, फिर हमने उनकी शेप देखी, फिर हमने शेप की बेस पे उनकी टाइप्स देखी, फिर मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बने हैं, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि डीएनए थ्रेड लाइक से कंडेंस कैसे होता है न्यूक्लियोसोम बना के, हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से, कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होने की वजह से। और जब डीएनए कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करे तो फिर वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स शो करता है, एक को हम यूक्रोमेटिन और एक को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।